दोस्तों, मैं सुनील गौतम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुनील कॉन्सेप्ट में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी चैप्टर की शुरुआत करने के लिए उसका परिचय देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस आज की जो वीडियो होगी इसमें हम परिचय देंगे इसी चैप्टर का, और संख्या पद्धति में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं उन सभी को हम बताएंगे। और दूसरी बात, इसमें घातांक के भी नियम हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो है पॉइंट वो है प्राकृतिक संख्याएं। तो ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं और इसको n से प्रदर्शित करते हैं। यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं, मतलब 1 से स्टार्ट हो जाती हैं और अनंत तक जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, इस वजह से इनको कभी कभी काउंटेबल नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये काउंटिंग में यूज़ किए जाते हैं। जब भी कभी हम किसी भी जैसे क्लास में स्टूडेंट्स की गिनती करनी है हमें, तो हम हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जब 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 से लेकर इसकी लिमिट नहीं है कहाँ तक जाएंगी, तो ये काउंटेबल नंबर्स कहलाते हैं और इन्हीं को प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। तो इसमें 1 से स्टार्ट करते हैं। फिर बात आती है पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्या होती हैं जब प्राकृतिक संख्या में 0 भी इंक्लूड कर लिया जाता है। यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। जैसे यहाँ पर 1 से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें 0 से स्टार्ट करते हैं और अनंत तक ले जाते हैं। तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अनंत तक चला जाएगा। ये बात समझ पाए? इसको W से प्रदर्शित करते हैं पूर्ण संख्याओं को। फिर बात आती है पूर्णांक। इसको इंटीजर भी कहते हैं और इसको Z से प्रदर्शित करते हैं। ये कौन सी होती हैं? सभी पूर्ण संख्याएं, मतलब जो भी होल नंबर्स होते हैं वे, तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ, मतलब जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं उनको, और 0 के साथ ऋणात्मक संख्याएं जितनी भी हैं उसको यदि मिला लिया जाए तो ये सब पूर्णांक कहलाती हैं। तो पूर्णांक में नेगेटिव भी नंबर होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। तो ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे +1, यहाँ +2, यहाँ +3, और इधर आएगा -1, -2, -3। तो इसमें प्लस नंबर भी शामिल हैं और माइनस वाले भी शामिल हैं, धनात्मक भी शामिल हैं और नेगेटिव भी शामिल हैं और 0 भी शामिल है। तो ये सभी नंबर्स जो कहलाते हैं पूर्णांक कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं, और इनको Z से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक स्टार्ट होता है +1 से, +2, +3 एंड सो ऑन। ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3 एंड सो ऑन। फिर बात आती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 1 से व अपने आप से, 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से तथा अपने आप से कट जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। अभाज्य संख्याएं विभाजित हो के मतलब विभाजित हो जाती हैं, क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं और किसी नंबर से ना कटें। तो समझ पाए? दोबारा समझो कि
कि अभाज्य संख्या कौन सी होंगी, जो एक से कट जाए और अपने आप से कटे और अन्य संख्याओं से ना कटे, अभाज्य संख्याएं होती हैं। जबकि भाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जो एक से भी कट जाए, अपने आप से भी कट जाए और अन्य संख्याओं से भी कट जाए। तो अन्य संख्याओं से भी जब कट जाती हैं तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आप समझ पाए भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। अब बात करते हैं परमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब परमेय संख्या की बात करते हैं तो परमेय संख्या क्या होती हैं। इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जब कभी जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परमेय संख्या कहलाती हैं। मगर रुको भाई, इतनी भी जल्दी नहीं है, लेकिन Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 जब तक आप ये बात नहीं रखोगे तब तक आपकी बात अधूरी है, आपकी परिभाषा अधूरी है। तो परिभाषा क्या है कि इन जब संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, जब 0 के बराबर ना होगी तभी आप इनको परमेय संख्याएं कह सकते हैं। जैसे 2/3, 1/2। यदि मैं कहूँ 3/0 तो नॉट, इसको ऐसे नहीं ले सकती, तो ये परमेय संख्या नहीं होगी। बात समझ पाए। तो परमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जब Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ये परमेय संख्या होती हैं 2/3, 1/2। अब बात आती है अपरमेय संख्याएं। तो इसका जस्ट उल्टा कह सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5 ये और पाई भी। अब आप कहोगे कि पाई की तो सर वैल्यू होती है 22/7। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लगभग वैल्यू होती है, एक्यूरेट वैल्यू पाई की इतनी नहीं होती 22/7। इस वजह से ये अपरमेय संख्या की श्रेणी में आती है। फिर बात आती है वास्तविक संख्याएं। अब जितनी भी संख्याएं हमने पढ़ी हैं, प्राकृतिक संख्या पढ़ी हैं हमने, फिर हमने पूर्णांक भी पढ़ा है और फिर हमने परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, जितनी भी संख्या हमने पढ़ी हैं उनको मिलाकर जो संख्याएं बनती हैं उनको हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो सभी संख्याओं का जो संग्रह होता है उसी को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये बात समझ पाए होंगे आप, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। इनको समझने के बाद वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, इसको समझते हैं। वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार क्या होते हैं। देखो क्या होता है कि कभी कभी हमें शांत भी मिलेगा, अशांत भी मिलेगा। तो कभी कभी ये पूछेगा इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। तो शांत जब होता है जब शेषफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे हमने 2 का डिवाइड 5 में किया, 5 में किया तो 2 2 जा 4 हो गए, तो 1 ना जाने का 0 पॉइंट और 2 बन जाए 10। तो यहाँ पे शेषफल हमें 0 मिला। तो ये तो रहा शांत, इस वजह से ये शांत की कंडीशन होती है। लेकिन एक होता है अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी आवृत्ति क्या होती है, जब शेषफल की पुनरावृत्ति होती है, मतलब बार बार एक ही शेषफल लौट लौट के आए तो उसको अनवसानी आवृत्ति कहते हैं। जैसे हम 3 का डिवाइड 10 में दे रहे हैं, तो 3 3 जा 9, तो 1 बचा, ना जाने का 0 पॉइंट, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बच रहा है। फिर हम जब देंगे तो फिर हमारा क्या बचेगा, मतलब शेषफल हमारा समान बचता चला जा रहा है। इसका मतलब 1 1 हर बार 1 1 आ रहा है शेषफल। तो जब 1 1 शेषफल आता है, रिपीटेशन शुरू हो जाता है शेषफल का, तो अनवसानी आवृत्ति कहलाती है। लेकिन अशांत आवृत्ति कब कहलाती है, जब ये जो शेषफल है हर बार बदलता रहे, लगातार बदलता रहे, तो इस स्थिति को अशांत आवृत्ति कहते हैं। और इसमें पाई, √2 ये जो वैल्यू होती हैं ये आ जाती हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर हम बढ़ते हैं घातांक और घात के नियम।
पता करने के बाद अब हम बढ़ते हैं घातांक के नियम के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, घातांक के नियम को समझते हैं। सबसे पहला जो घातांक का नियम है वो है कि जैसे a की पावर m है और a की पावर n है, तो आधार इसमें समान है, घातें अलग अलग हैं और मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब गुणा हो रहा हो तो इन घातों को जोड़ देते हैं, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। जैसे 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8 है, तो 3 की पावर 7 प्लस 8, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 15। इसी प्रकार 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 5 है, तो हो जाएगा 2 की पावर 6 प्लस 5, तो 2 की पावर 11। एक और लेते हैं, 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 5 है, तो 7 की पावर 3 प्लस 5 कितना हुआ 7 की पावर 8। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है a की पावर m बट्टे a की पावर n है। अब जब भाग दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो घातें घट जाती हैं, तो ये नियम होता है। जैसे 3 की पावर 7 बट्टे 3 की पावर 5 है, तो 3 की पावर 7 माइनस 5, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2 की पावर 9 बट्टे 2 की पावर 6 है, तो 2 की पावर हो जाएगा 9 माइनस 6, तो 2 की पावर 3। ये नियम समझने के बाद तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नियम है a की पावर m की पावर n, तो a की पावर m n हो जाता है। जैसे 2 की पावर 3 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 3 इंटू 4, तो 2 की पावर 12। इसी प्रकार 7 का स्क्वायर का होल क्यू है, तो 7 का हो जाएगा 2 इंटू 3, तो 7 की पावर 6। ये बात समझने के बाद लास्ट है हमारा कि जैसे a की पावर है x और b की पावर है x, तो जब घातें समान हो तो जो आधार होता है उसमें गुणा हो जाती है, तो a b की पावर x हो जाएगा। जैसे 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 7, तो 6 की पावर 7। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, तो 7 इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, तो 5 इंटू 2 की पावर 3, तो 10 की पावर 3। आई होप आपको ये भी नियम समझ में आए होंगे। ये नियम समझ में आने के बाद आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि हम आपको 9th क्लास का जो सिलेबस कंप्लीट कराएंगे उसकी प्रत्येक वीडियो आपके मोबाइल तक पहुँचे, आपके घर तक पहुँचे, जिससे कि जो कोरोना है उससे बचा जा सके और आप अपने घर पर ही उस वीडियो को देख सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि सिलेबस पूरा कंप्लीट हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।